आपका व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी इन बुक कीपिंग, यानी कि बुक कीपिंग में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या है। यानी अगर हम अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा। एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन तो एडवांटेज है, कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज भी एडवांटेज है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग स्टाफ इज द डिसएडवांटेज, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन भी एडवांटेज है, स्टोरेज बढ़ जाएगी, स्पीड है, एक्यूरेसी आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग स्टाफ इज गोइंग टू बी द डिसएडवांटेज, क्योंकि आपको स्टाफ को उसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा, तो सी इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस। अ ट्रेडर मेड द फॉलोइंग एंट्रीज इन हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इनकम स्टेटमेंट टू कैपिटल अकाउंट, व्हाट डिड ही रिकॉर्ड, बेटा इसने क्या रिकॉर्ड किया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर रिकॉर्ड किया है, क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर जब ट्रांसफर होता है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाती है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। सर कैसे? मैंने आपको बताया था कि सारे अकाउंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली जाके डेबिट हो जाते हैं। 17-12 का क्वेश्चन पेपर है ये, 17-12 2017-12। ठीक है जी। कैपिटल में जब प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो वो क्रेडिट होगा, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट टू कैपिटल है कि प्रॉफिट बेसिकली हमने हुआ है साल का और हमने उसको ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट में, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर डी इसका आंसर है, प्रॉफिट फॉर द ईयर डी जो है वो इसका आंसर है। आगे, कस्टमर रिसीव्ड ए क्रेडिट नोट, इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री वुड द कस्टमर रिकॉर्ड दिस डॉक्यूमेंट। एक क्रेडिट नोट आपने रिसीव किया है, अगर आपने बेटा क्रेडिट नोट रिसीव किया तो उसका मतलब है आपने डेबिट नोट इशू किया, लेकिन वो पूछ रहा है वुड द कस्टमर रिकॉर्ड दिस डॉक्यूमेंट। एक कस्टमर ने रिसीव किया क्रेडिट नोट, यानी कस्टमर का मतलब है हमने उसको चीजें बेची थी, लेकिन वो कस्टमर के बारे में ही कह रहा है, उसने खरीदी थी, जिसने चीजें खरीदी हैं वो जब वापस करेगा हमें तो अपनी किस बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, परचेज रिटर्न जनरल। उसका आंसर है परचेज रिटर्न जनरल, यानी बी इसका आंसर है। थोड़ा टेक्निकल सवाल था ये, नहीं ए नहीं आमना, बी आंसर है इसका। इसलिए कि कस्टमर रिसीव्ड ए क्रेडिट नोट इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री वुड द कस्टमर रिकॉर्ड दिस डॉक्यूमेंट। तो कस्टमर ने जब क्रेडिट नोट जो है रिसीव किया, इसका मतलब उसने डेबिट नोट इशू किया। जब उसने डेबिट नोट इशू किया तो उसने ट्रेड पेबल को डेबिट किया और परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया। तो परचेज रिटर्न जर्नल आपका आना है। ये जो आपने ए बताया ये तो आपने अल्लाह की तरफ से ही तो आप पे वही नाजिल हुई थी मेरा ख्याल है, क्योंकि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आर यूज्ड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स। तो आप उसको परचेज जर्नल में कैसे कह सकती हो? डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो यूज ही रिटर्न के लिए होते हैं। या तो आप कहती सेल रिटर्न जनरल या परचेज रिटर्न जनरल, ए का आंसर आपने कैसे लिखा अल्लाह ही जानता है। चले जी ठीक है। टोटल गुड्स रिटर्न टू वेन बाय क्रेडिट कस्टमर इन मार्च 2017 had a list price of 440. He allows a trade discount of 25% on all credit sales. He posts the total of his sales return journal to the ledger at the end of each month. How much should be debited to Wayne's sales return account on 31st March? सेल्स रिटर्न अकाउंट में कितना रिकॉर्ड जो है वो लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा? तो लिस्ट प्राइस 440 है, उसमें से 25% जो है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 440 में से 25% माइनस कर देंगे, सर 330 आंसर आ जाएगा। बी इसका आंसर है। बहुत आसान था, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं भी शो नहीं करते बल्कि टोटल अमाउंट में से माइनस। सर आप पेपर नंबर बता सकते हैं? 330 इसका आंसर है। मई 17-12 है, मई जून 17-12 हमारा जो है वो पेपर है। चलो फिर हाथों को कंट्रोल करो और क्या। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 330 हमारा आंसर आ गया नंबर 5। मलेशिया ट्रांसफर्ड 5 फ्रॉम द बैंक का डिपॉजिट अकाउंट टू द बैंक करंट अकाउंट। याद है मैंने आपको बताया था एमसीक्यू रिपीट होता है। बताएं इसका आंसर क्या है? बताएं सर डी। सर डी। हाँ जी, पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर जो है वो हमारा जो है वो क्या होगा, वो हमारा आंसर इसका होगा जी डी आंसर है इसका, डी फॉर डॉक्टर। तो ये अक्सर आ जाता है पेपर के अंदर, हमें इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहिए। 6 देखते हैं जी। ऑन 31st July द बैंक कॉलम इन जेएस कैश बुक showed he had 312 in the bank. On the same date
his bank statement showed a debit balance of 53, यानी कैश बुक का बैलेंस जो दिया हुआ है आपको 312 है, और on the same date his bank statement showed a balance of 53. अब सर 312 डेबिट बैलेंस है ना? हाँ जी, अगर ना बताया तो डेबिट ही होगा. It was found that bank charges 47 had not been recorded in the cash book and a check of 318 from a customer had not been credited by the bank. What is the bank balance that should be shown in the JS statement of financial position? तो मैंने बताया था आपको कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप जो है वो कौन सा अमाउंट लिखते हैं, जो रिवाइज कैश बुक का आंसर होता है वो अमाउंट लिखते हैं. ठीक है जी, जो रिवाइज कैश बुक होता है उसका आंसर आप लिखते हैं. रिवाइज कैश बुक का आंसर जो है ना, जो रिवाइज कैश बुक का आंसर होगा वो क्या होगा, 312 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 47. वही आंसर आप लिखेंगे. बैलेंस शीट में 265 एसेट है आपका, क्योंकि डेबिट बैलेंस है ना, तो 265 एसेट आएगा आपका. ए आंसर इसका होगा. एनपीएनसी माइनस नहीं करेंगे. कैश रिवाइज कैश बुक का जो कैरी डाउन होता है ना, वही आपका बैलेंस शीट में लिखा जाता है. तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैश बुक का बैलेंस कैरी डाउन लिखा जाएगा. जो 265 डेबिट आता है, यानी 265 आपका एसेट आता है. सर जो 318 है ये बैंक ही खरीदती है ना सर? ये तो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आया ना 318. हेलो 318 सर, ये बैंक स्टेटमेंट की एरर है ना? 318 नहीं आना भाई, वो तो बैंक स्टेटमेंट निकलती है ना, वो नहीं आना. जी सर, थैंक यू. ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं आगे. विच अकाउंट्स ऑलवेज ऑल हैव ए डेबिट बैलेंस? किन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है? इसका आंसर आपका क्या आता है जी, सी आंसर है इसका, क्योंकि सी में जो आपका आंसर आ रहा है उसमें सबका डेबिट बैलेंस है. ठीक है जी, उसके हिसाब से आपने जो है ना वो उसे कंसिडर करना है. तो आगे देख लेते हैं हम. नेक्स्ट हमने जो है उसको कैसे सॉल्व करना है, आगे देखते हैं जी. सर 8 का ये आपको रनिंग बैलेंस फॉर्मेट है, ये नहीं आता. व्हाट इज एन एरर ऑफ ओमिशन? नो एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर द परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक. तो ए आंसर है इसका. एरर ऑफ ओमिशन जो है वो आपका ए है. आगे मारिया स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन फर्स्ट में द मंथली रेट्स ऑन हर प्रीमिसेस आर 100. ड्यूरिंग द ईयर शी पेड रेट्स ऑफ 1300. बेटा 1200 आप लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि जिस साल का एक्सपेंस है उस साल ही रिकॉर्ड करते हैं. 100 पर मंथ है तो 12 मंथ्स का बनेगा 1200. इसकी एंट्री क्या होगी, इनकम स्टेटमेंट टू रेट्स. बेटा रेट्स एक्सपेंस है, लेकिन रेट्स एक्सपेंसेस को हम डेबिट किया तो हम क्रेडिट कर देंगे. ठीक है जी, और इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा. इनकम स्टेटमेंट टू रेट्स इसकी एंट्री होगी. इनकम स्टेटमेंट टू रेट्स आपने इसको जो है वो सॉल्व करके लिखना है. ठीक होगी जी बात, इस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे. आगे देखते हैं हम नेक्स्ट. Liam rents premises for Gavin in March. Liam paid the rent in advance for April and May. लग रहा है पहले किया नहीं हुआ हमने ये. जी मेरा ख्याल है यही क्वेश्चन हाँ, किया हुआ शायद हमने पहले, कुछ एमसीक्यू शायद रिपीट है पहली क्लासेस में. हाँ. How would the balance on 1st April appear in their ledger? सर पूरा पेपर ही मुझे तो रिपीट लग रहा है. चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं. तो लियाम ने प्रीमिसेस जो है ना वो गेविन को इशू किए हैं. इन मार्च लियाम पेड द रेंट इन एडवांस फॉर अप्रैल एंड मई. हाउ वुड द बैलेंस ऑन अप्रैल 1st April इन देयर लेजर? लियाम में आपका आएगा रेंट पेबल अकाउंट में, जो आप लिखेंगे वो लियाम्स की लेजर में. लियाम ने चीजें डेबिट बैलेंस रेंट की है प्रीमिसेस लियाम, तो रेंट के उसमें डेबिट बैलेंस होगा, और रेंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट बैलेंस होगा. आपका सी आंसर है इसका, क्योंकि लियाम के लिए आपका एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस है, लेकिन गेविन के लिए जो है वो उसकी लायबिलिटी है, क्योंकि उसकी प्रीपेड इनकम है, उसने इनकम रिसीव कर ली है. कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपके एसेट्स भी अंडरस्टेट कर देंगे, प्रॉफिट भी अंडरस्टेट कर देंगे. विच कॉस्ट वुड नॉट बी डेप्रिशिएटेड? यानी है कौन सी कॉस्ट डेप्रिशिएट नहीं होती? इंप्रूवमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट, इंस्टॉलेशन ऑफ नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, रिपेयर ऑफ नॉन करंट एसेट. जी बताएं सर. ए इंप्रूवमेंट ऑफ, यस सर, रिपेयर.
सर ये इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट, जी इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट गलत है मेरी जान. Repair of non-current assets cannot be depreciated because improvement of non-current asset, installation of non-current asset, purchase of non-current asset, they are all a part of non-current assets and they are subject to depreciation. But repair of non-current asset is not subject to depreciation. लिहाजा उसका जो है वो आप जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे. जी सर. ठीक है जी, इस तरीके से हमने इसको देखना है. आगे चलते हैं नेक्स्ट. जी नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे. नेक्स्ट है जी आपका 14. फॉलोइंग अकाउंट्स अपीयर्ड इन द ट्रेडर्स लेजर. ये मैंने करवाया था, आपको याद होगा. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हमारा ये कौन सा चार्ज है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी यूजिंग द और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सर. जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि पहले साल डेप्रिसिएशन 3000 होगी है, फिर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. उसका मतलब है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज हो रहा है आपका. और टोटल डेप्रिसिएशन दी भी 5100. तो ये जो दिया है आपको, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है. टोटल डेप्रिसिएशन है एट द एंड ऑफ द ईयर और 5100 से हम इसको रिकॉर्ड जो आपने करना है. आगे देखते हैं जी. The totals of a trial balance did not agree. A suspense account was opened. It was later found that the total of the discount allowed column in the cash book 100 has been credited to discount allowed account. आपने discount allowed को डेबिट करना था, आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया. अब क्या करेंगे? अब discount allowed को डेबिट कर देंगे डबल अमाउंट से, यानी कितने से? 200 से. और नीचे आपका क्या आ जाएगा? नीचे आपका आ जाएगा बेटा सस्पेंस. डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस एंट्री, और ये एंट्री कौन सी बन रही है? 200, यानी कि बी आंसर है आपका. बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट. आगे चलते हैं नेक्स्ट हम. Tina trader calculated her draft profit for the year at 28,400. She later discovered the following errors. A prepayment of rent payable was understated by 1,000 or closing inventory was understated by 1,500. What was the correct profit for the year? वो हम correct profit बेटा निकाल लेते हैं. हम कैसे करेंगे? उसकी एंट्री होती है प्रीपेड की. हम करेंगे प्रीपेड रेंट टू रेंट एक्सपेंस. क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपने लिख दी है, अंडरस्टेट कर दिया उसको, उसको डेबिट कर देंगे. क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. सर हम एंट्री के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं ना सर? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो रेंट एक्सपेंस भी क्रेडिट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी क्रेडिट हो रही है. प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा 1000 से भी और 1500 से भी. सर डी आंसर है 30900. 30,900 आपका आंसर आ जाएगा. डी आपका आंसर आ जाएगा. ना तो बड़ा सिंपल है. आपने एरर्स तो मुझसे पढ़े हैं, एरर्स तो पढ़े हैं मुझसे आपने. डिस्काउंट अलाउड को आपने डेबिट करना था, आपने डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दिया है. अब सबसे पहले गलती को दूर करेंगे. डिस्काउंट अलाउड को गलत क्रेडिट किया, उसे डेबिट कर देंगे. जो चीज रिकॉर्ड नहीं की उसे रिकॉर्ड करेंगे. डिस्काउंट अलाउड को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. बाकी आपका सस्पेंस आ जाएगा. ठीक है जी. सस्पेंस डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200, सस्पेंस क्रेडिट 200. आगे देखते हैं जी. 17. A business 2 डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट्स में नहीं है. Alex purchased goods for resale costing 1,000. To which he would normally apply a 25% markup. These goods remain unsold at the financial year end as they were found to be damaged. Alex estimated that they could be sold for 600. ठीक है जी. At which value should these goods be recorded in the year of financial statements? तो आपको पता होना चाहिए कि हम रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस. एनआरवी क्या होती है? एनआरवी इसकी होगी 1250 का बेचते हैं, अगर उस पर कितनी मरम्मत करवाते हैं? 600. 1250
25% है ना 1000 का, 25% ऊपर बेचते हैं तो 1000 का 25% आपका आता है 250 और 1000 प्लस 250 आपकी आ जाएगी 1250 इज द सेलिंग प्राइस। लेकिन वो तब बिकती है जब आप उस पर 600 खर्चा करते हैं। तो एनआरवी कितनी होगी 650 आपकी एनआरवी, जबकि आपने लिखी कितनी हुई है कॉस्ट 1000, तो 1000 माइनस 650, 350 का आपको लॉस बनाना पड़ेगा। यानी आपको बेसिकली इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किससे करना पड़ेगा, एट विच वैल्यू शुड दीज गुड्स बी रिकॉर्डेड इन द ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो गलती में क्या कर रहा हूँ, दे कुड बी सोल्ड फॉर 600। सर सोल्ड है, मतलब उसको रिपेयर नहीं अच्छा वो करना रिपेयर पड़ता, नहीं है, सोल्ड। रिपेयर नहीं है, सोल्ड इतने का हो रहा है। फिर तो सिंपल है, 600 ही आंसर आ जाएगा आपका, बस आप उसे 600 ही लिखेंगे। 1000 कॉस्ट है, जबकि अगर बिकती आप कितने की है वो 600, दोनों में से जो कम है उस पर रिकॉर्ड कर देंगे, यानी 600 की आप रिकॉर्ड करेंगे। आगे देखते हैं। On 1st April, business had a working capital of 6,000. On 2nd April, was received from credit customer in settlement of debt of 1200. On the same day, damage inventory costing 200 was written off. जाया हो गई. What was the working capital at close of business on 2nd April? 6000 का वर्किंग कैपिटल था आपका. यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, पैसे 1150 मिल रहे हैं लेकिन ट्रेड रिसीवेबल 1200 से कम हो रहे हैं. इसका मतलब है 6000 में आपकी 50 के ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा डिक्रीज कर देंगे. 6000 में माइनस कर देंगे 50 और साथ में माइनस कर देंगे 200, तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 5750. बी आंसर है इसका, 5750 इज द आंसर. फिर ये कैसे किया आपने, लेकिन दोबारा सुन लें, पैसे आपको मिले 1150 के, लेकिन आपके हाथ से ट्रेड रिसीवेबल कितने कम हुए, 1200 की. 50 आपके ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल ज्यादा डिक्रीज करके 50 से, और 200 इन्वेंट्री डैमेज हुई है तो करंट एसेट आपके डिक्रीज करके 200 से मजीद. इसका मतलब है आपके जो वर्किंग कैपिटल बनेगा एट क्लोज वो 5750 का होगा डिक्रीज करके. पूजा owns a hair salon, she lives in a flat above the saloon. हेयर सैलून है और वो फ्लैट के ऊपर ही रहती है, सैलून के ऊपर. द बिजनेस पेज रेंट फॉर द होल बिल्डिंग. नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द रेंट फॉर दैट फ्लैट. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग दिस एडजस्टमेंट. इस एडजस्टमेंट से ओमिट क्या होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आपका अंडरस्टेट कर जाएगा. क्यों सर, क्योंकि आपने रेंट जो आधा रेंट है ना वो आपने पूरे रेंट एक्सपेंस में लिख दिया है, जबकि आधा रेंट जो है वो उसका जाती फ्लैट का है, क्योंकि फ्लैट जो है आधे हिस्से पर सैलून है आधे पर फ्लैट है. तो फ्लैट का रेंट तो उसने पे नहीं करना था ना, फ्लैट का रेंट तो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है ना, वो तो उसका जाती खर्चा है, वो तो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, वो तो ड्राइंग्स है उसकी. तो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आप क्या कर जाएगा, अंडरस्टेट कर जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा 50% से. और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उस पर बेसिकली इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस जो आपने ज्यादा लिख दिए उतने ही आपने एक्सपेंस ज्यादा लिखने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया. ठीक है जी. और कैपिटल उतने से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि आपने ड्राइंग माइनस नहीं की. तो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या होगा, नो इफेक्ट. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए सपोज करते हैं 1000 का रेंट था, 1000 में से 500 का रेंट उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है यानी ड्राइंग्स है, और 500 बिजनेस का एक्सपेंस है. आपने पूरा 1000 बिजनेस के एक्सपेंस में लिख दिया, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो 500 से अंडरस्टेट कर जाएगा. और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड होता है ना प्रॉफिट, कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी होता है ना, तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, तो 500 प्रॉफिट में कम ऐड होगा. ठीक है ना, यानी 500 से कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और ड्राइंग जो है 500 की जो है वो भी आपने माइनस नहीं की हुई, तो उससे भी आपका कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा. ये तो दोनों एक अंडरस्टेट है और एक मेरा ख्याल है प्रॉफिट तो अंडरस्टेट करेगा. मेरा ख्याल ओमिटिंग नो एडजस्टमेंट फॉर द रेंट फॉर द फ्लैट नहीं लिखी नहीं है आपने. बिजनेस पेज रेंट फॉर द होल बिल्डिंग, अच्छा बिजनेस पेज रेंट करता है, ठीक है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग दिस एडजस्टमेंट. आपने रेंट की फ्लैट की कोई एक्सपेंस पे किया ही नहीं, एक्सपेंस पे नहीं करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर ओवरस्टेट करेगा. ठीक है, क्योंकि आपने 500 तो एक्सपेंस में लिखना था ना, 1000 नहीं तो 500 तो लिखना था, वो भी नहीं लिखा आपने, प्रॉफिट ओवरस्टेट कर जाएगा. और दूसरा इफेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या होगा कि आपने प्रॉफिट जो है वो 1000 से ओवरस्टेट
प्रॉफिट जो है वो आपका क्या कहते हैं 1000 कह रहा हूँ, 500 आपने प्रॉफिट में नहीं लिखा, एक्सपेंसेस में नहीं लिखा, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो 500 से ओवरस्टेट कर गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड में आपने ड्राइंग्स जो है वो माइनस नहीं की, ठीक है जी, और उतने से प्रॉफिट आपको ओवरस्टेट कर रहा है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओवरस्टेट और नो इफेक्ट इसका आंसर होगा 20 का, थोड़ा मुश्किल था, यानी ए आंसर है, ओवरस्टेट और नो इफेक्ट इसका आंसर होगा। प्रॉफिट आपका ओवरस्टेट कर जाएगा बिकॉज ऑफ लेस रिकॉर्डिंग ऑफ 500 एज एक्सपेंस। और दूसरा, जब एक्सपेंस प्रॉफिट ओवरस्टेट करेगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी 500 से बढ़ गया, और 500 से बढ़ गया, और ड्राइंग आपने जो है वो उसमें से माइनस जो है वो नहीं की, तो उस पर हमारा इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपेंस है। इसका आंसर देख लें जरा, इसका मुझे डाउट हो रहा है। सी आंसर है 20। हमारा देख लेते हैं जरा, अंडरस्टेट और नो इफेक्ट कह रहा है, इसका मतलब है कि आपने जो एक्सपेंस है बिजनेस पेज रेंट फॉर द होल बिल्डिंग, आपने बिजनेस के एक्सपेंस में लिख दिया है, यानी बिजनेस के एक्सपेंस में आपने पूरा 1000 लिख दिया है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट एडजस्टमेंट आपने ओमिट कर दी ना, प्रॉफिट आपका अंडरस्टेट कर जाएगा, क्योंकि आपने एक्सपेंस ज्यादा लिख दिया है, तो प्रॉफिट आपका अंडरस्टेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड इफेक्ट नहीं आना, वो तो हमारा नेचुरली है। कहता है जी, Ben and Joe decide to form a partnership. Ben is to invest 50,000 in the business and Joe 10,000. Ben wants the partnership agreement to reflect the differences in the amount invested by the partners. What should Ben insist is included in the partnership agreement? That is interest on capital. उससे डिफरेंस पैदा हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आंसर है ए का, क्योंकि जितना कैपिटल आपने लगाया है उस पर आपको सजा मिलेगी, तो इसका आंसर ए है। A sports club was formed on 1st January. Which amount will appear for subscription in the income and expenditure account for the year ended 31st December? Total subscription received during the year, बेटा वो कैश फिगर होती है। Total subscription received less amount owing plus amount paid in advance. Total subscription received plus amount owing less amount paid in advance. या total subscription received plus amount owing। तो आप इसका अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कैश फिगर के अंदर जो एक्रूड होता है वो प्लस होता है, और जो प्रीपेड कैरी डाउन होता है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो सी आंसर है इसका। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस अमाउंट ओइंग एट द एंड लेस अमाउंट पेड इन एडवांस एट द एंड। सी इसका आंसर होगा। इसको जरा बता देता हूं आपको मैं दोबारा से, आपको बात समझ आ जाए कि सी कैसे है। लेकिन कैश फिगर इधर आती है आपकी, ठीक है जी, और एक्रूड कैरी डाउन हमारा इधर आता है, यानी ओइंग कैरी डाउन कह लो आप, प्रीपेड कैरी डाउन इधर आता है। सिंपल सी बात है, कैश फिगर में ओइंग ऐड हो जाएगा और प्रीपेड पेड इन एडवांस जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सी आंसर है आपका। प्रीपेड पेड इन एडवांस ही है ना, रिसीव्ड इन एडवांस है बेसिकली, कहते पेड इन एडवांस है, होता रिसीव्ड इन एडवांस। आगे देखते हैं जी। The financial year of a club ends on 30th April. During the year ended, the club received an interest-free loan from a member. In which of the club's financial statement will this appear? एक तो रेसिडेंट पेमेंट में अकाउंट में आएगा और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा। तो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा है तो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में आना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसलिए आता है कि नॉन करंट लायबिलिटी आपकी, आपको वापस भी तो करना है, तो बेसिकली आपकी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर भी आपका आता है। जी आगे देखते हैं जी। हाउ कैन प्रॉफिट फॉर द ईयर बी कैलकुलेटेड? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल। कौन सा आंसर होगा जी, बता दें। आंसर कौन सा होगा बता दें। जी बिल्कुल सही, सी इज द आंसर। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल, सी आंसर है इसका। 25 देखते हैं जी। अब्दुल अप्लाइज अ मार्कअप ऑफ 20% टू ऑब्टेन द सेलिंग प्राइस। सबसे पहले क्या करेंगे हम बेटा, सबसे पहले इसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है आपकी? ओपनिंग इन्वेंट्री 5000
प्लस परचेजेस 58,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि आपकी है 7,000। आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा जो कि आपका कितना आता है, दैट इज 56,000। ठीक है जी। अब मार्कअप 20% है, 56,000 का निकाल लेंगे हम 20%। आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा या मार्कअप आ जाएगा, दोनों में से जो भी आप कह सकते हैं क्या नहीं। 11,200 वो 56,000 प्लस कर देंगे तो आपके पास सेल्स की फिगर आ जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 67,200। ये आंसर है इसका, 67,200 is going to be the answer for this question. Opening inventory plus purchases minus closing, फिर 56,000 का 20% 11,200 आ गया, और फिर सेल्स यानी 56,000 में 11,200 ऐड कर देंगे तो आपके पास जो है वो सेल्स आ जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डिबेंचर? डिबेंचर की फीचर क्या है? एक तो इस पे रिटर्न जो रिसीव होता है वो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ रिटर्न उस पे जो है वो फिक्स रेट है, और वोटिंग राइट उसका नो है। तो कौन सा आंसर बनेगा? सी आंसर बनेगा। डिबेंचर अगर आप किसी को इशू करते हैं तो उस पर आपको रिसीव करते हैं उस पर आपको एक तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है जी, और रेट ऑफ रिटर्न फिक्स रेट होता है, और वोटिंग राइट इनका कोई नहीं होता। विच आइटम आर शोन इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? जी आमना बताएं, और कोई ना बताएं। आमना आपसे बताएं कौन से आइटम है जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में आते हैं? जी एक आंसर बताएं मुझे। बी आपने बोला है, बी इज द राइट आंसर। चेंजेस इन शेयर कैपिटल, चेंज इन रिजर्व और चेंज इन लॉन्ग टर्म लोन और डिवेंचर चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आती, वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है आपकी। विच डॉक्यूमेंट इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस पे? अब आपके कोर्स में ये नहीं है। अ बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बट व्हाट द वर्किंग कैपिटल रेशियो? यानी वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होगी? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। टेंजिबल नॉन करंट एसेट, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट, ये दोनों ही नहीं आने। 35,000 डिवाइड बाय 10,000, 3.5 रेशियो 1 आपका आंसर आ जाएगा सी। Mario has decided that all items purchased by his business should be recorded at the amount that actually paid for them. कौन सा है जी? बहुत आसान है, हिस्टोरिकल। डी आंसर है सर। जी डी आंसर है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट के लिए अक्टूबर नवंबर 17-11 पे। What would be the most useful way of monitoring the progress of a retail business? सबसे बेस्ट यूजफुल वे क्या है कि आप अपने प्रोग्रेस बिजनेस की, रिटेल बिजनेस की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकें? कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 year with those of previous year, comparing the financial statement with those of a business in another country, comparing the financial statement with those of a business of a different size, comparing the financial statement with those of a manufacturing business. जी ए आंसर होगा सर। जी क्या आंसर है जी इसका? ए आंसर है इसका जी, बिल्कुल सही। ये आंसर है, कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 year with those of previous year। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो बन जाएगा। बाकी सारे जो हैं वो बल्कि इसके ड्रॉबैक्स हैं रेशियोज की। Which statement about a computerized accounting system is correct? Anyone with a computer can gain access to the accounting records. Data input can only be used for one specific purpose. ये भी गलत है, हर बंदा नहीं एक्सेस कर सकता डाटा इनपुट, हर बंदा यूज नहीं कर सकता। डाटा आउटपुट कैन ओनली बी यूज्ड अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर प्रोग्रामर। ऑपरेटर एरर में रिजल्ट इन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा इस एमसीक्यूज का आंसर है ऑपरेटर एरर में रिजल्ट इन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अगर ऑपरेटर गलत इंफॉर्मेशन डालेगा, अगर ऑपरेटर गलत इंफॉर्मेशन डालेगा आंसर भी गलत ही आएगा। ये इसका आंसर ऑपरेटर एरर में रिजल्ट इन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। बट इंक्रीजेस ओनर्स कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ व्हीकल टू बिजनेस फ्रॉम प्राइवेट यूज। जाती इस्तेमाल से व्हीकल आप बिजनेस में लेके आ रहे हैं, आप एक ओनर्स कैपिटल को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। Which account always has a credit balance, that is capital account. Capital account is always having a credit balance.
करीम कमाल परचेज एंड सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, व्हाट डज ही मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ हिज क्रेडिट सप्लायर्स? क्रेडिट सप्लायर अकाउंट किस में मेंटेन करते हैं? परचेज लेजर में। बेटा इन सेल्स लेजर वी प्रिपेयर टी अकाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल कस्टमर, इन परचेज लेजर वी प्रिपेयर टी अकाउंट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल सप्लायर ट्रेड पेपर का। तो परचेज लेजर बी आंसर है इसका। मैंने आपको बेटा सबको मैंने लेक्चर भेजे हैं, प्लीज वो लेक्चर IGCSE के हैं और उसमें पास पेपर्स के भी लेक्चर्स हैं, वो सारे लेक्चर आप सुन लें। अगर आपने MCQs वो वाले किए हुए, कौन से वाले जो मैंने लास्ट मेल की है, एक तो IGCSE वाले हैं ना, वो तो आप कर ही लोगे, सुन ही लोगे। जो हमारे पास पेपर्स में उसमें अगर कुछ किए हुए तो वो लेक्चर चाहे ना सुने, तो नहीं किए वो सुन लें, लेकिन ज्यादातर वो मई जून 20 वगैरह के ही हैं, लेकिन कुछ मैंने आपके साथ ही किए हुए हैं। Ali sold goods 600 on credit to Malik on 19th October. The term of the sales were 2.5 cash discount if payment was received within 14 days. Payment was received on 25th October. तो हो गई ना 14 days में. How would Ali record this discount? Discount कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे? 6,000 का हम निकालेंगे 2.5%. अली ने चीजें बेची हैं मलिक को, अली ने पैसे रिसीव करने हैं, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, मलिक क्रेडिट होगा, डिस्काउंट अलाउड टू मलिक इसका आंसर है। ए आंसर है, डिस्काउंट अलाउड टू मलिक, क्योंकि हमने चीजें बेची हैं तो उसका मतलब है डिस्काउंट बेटा हम अलाउ करेंगे ना, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट लेस मनी, डिस्काउंट अलाउड टू मलिक इसकी एंट्री होगी। बट इज करेक्ट अबाउट अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक? नो। प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेडर? यस। पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग? नो। इसका आंसर क्या है? ए आंसर है। विच ट्रांजैक्शन ऑफ ए मैन्युफैक्चरर वुड बी एंटर्ड इन जनरल जर्नल? आपको पता है राइटिंग ऑफ ए बैड डेट्स विल बी ट्रांसफर्ड इन ए जनरल जर्नल। ए जो है वो कैश बुक में जाएगी, बी जाएगी परचेज जर्नल में, सी जाएगी सेल जर्नल में, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स जाएगी जनरल जर्नल में। फॉलोइंग काउंट अपीयर इन द सूज लेजर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑन 12th May टोनी सोल्ड गुड्स 590 टू सू। सू ने बेची बेटा, सू रिटर्न गुड्स, सू ने नहीं रिटर्न की, टोनी ने रिटर्न की। टोनी रिसीव डिस्काउंट 6 फ्रॉम सू। हाँ जी, टोनी ने रिसीव किया डिस्काउंट 6, सही है ये। ऑन 31st May सू ओड 679 टू टोनी। सू ने नहीं देने, टोनी ने देने। तो आंसर हमारा कौन सा है? सी आंसर है बेटा इसका। टोनी रिसीव डिस्काउंट, हम अलाउ कर रहे हैं ना, वो रिसीव कर रहे हैं। हमने एंट्री पास की है बैंक डेबिट 284, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 6 और टोनी क्रेडिट। वो क्या करेगा? वो डिस्काउंट रिसीव करेगा, वो करेगा सू डेबिट और बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। ऑन 28th May टोनी रिसीव डिस्काउंट 6 फ्रॉम सू। सू हैज अलाउड डिस्काउंट ऑफ 6। सी आंसर है इसका। देखने से मसला तो बता दें, समझ आ गई इसकी? एमसीक्यूज टेक्निकल होते हैं थोड़े से, और आते ही पेपर में एक ना एक तो आता ही बता दें। समझ आ गई इसका मतलब है? आगे देखते हैं। टोटल ऑफ ए ट्रायल बैलेंस एग्रीड, व्हाट डज दिस मीन? ऑल द अरिथमेटिक इन द लेजर इज करेक्ट, ये सही है। ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड इन द करेक्ट लेजर अकाउंट्स? नो। ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड इन द ऑन द करेक्ट साइड्स ऑफ द लेजर, ठीक है जी। टोटल डेबिट इक्वल्स टोटल क्रेडिट बैलेंसेस इन द लेजर, इसका आंसर है बेसिकली, इसका आंसर डी है। टोटल डेबिट्स इक्वल टोटल क्रेडिट बैलेंस इन द लेजर, नहीं लेजर में नहीं, ट्रायल बैलेंस में इक्वल होते हैं, लेजर में नहीं, ठीक है जी। ऑल द अरिथमेटिक इन द लेजर इज करेक्ट। टोटल ऑफ ए ट्रायल बैलेंस एग्रीड बराबर हो गया, तो उसका मतलब यही है कि टोटल डेबिट इक्वल्स टोटल क्रेडिट बैलेंस इन द लेजर, ठीक है जी। इसका आंसर जो है वो डी होगा इसको। लेकिन मैं देखना चाहूंगा, आउट हो रहा था, 10 का डी है, ठीक है। टोटल डेबिट्स आर ऑलवेज इक्वल टोटल क्रेडिट्स, यही हम निकालते हैं इसके अंदर जी। अगली 11 की एंट्री क्या होगी आपको पता होना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट टू रेंट। अगर एक्सपेंस है तो, इनकम है तो उलट हो जाती है एंट्री। रेंट, गैरी रेंट हिज बिजनेस प्रीमिसेस, देते हैं रेंट पे। ऑन 1 October रेंट प्रीपेड 3000 था, ड्यूरिंग द ईयर टोटल ऑफ 7000 रेंट वाज पेड, एक्सपेंस ही है। और 30 September रेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग टू 2000, गैरी रेंट्स हिज बिजनेस प्रीमिसेस।
But journal entry show the transfer of the rent to the income statement on 30 September. अच्छा, रेंट प्रीमिसेस लेता है रेंट पे। इसका अकाउंट बेटा देखें कैसे बनेगा हमारा अकाउंट। में आपको बना के दिखाता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए आसानी से। एक्सपेंस अकाउंट बनेगा बेटा, एक्सपेंस अकाउंट जी। प्रीपेड ड्रॉ डाउन किधर आएगा आपका, इधर 3000। आउटस्टैंडिंग एक्रूड कैरी डाउन इधर आएगा आपका 2000। कैश फिगर आपकी इधर आ जाएगी 7000। टोटल आपका दूसरा इनकम स्टेटमेंट फिगर आ जाएगी 12000। एंट्री का पास करेंगे इनकम स्टेटमेंट टू रेंट, बी आंसर है इसका। इनकम स्टेटमेंट टू रेंट, इसका आंसर क्या होगा, बी। देखिए रेंट क्रेडिट हो रहा है ना, किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। अगर मैं इसकी एंट्री पास करना चाहूँ, अगर इसकी एंट्री बनाना चाहूँ तो एंट्री क्या बनेगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगा 12000 से और रेंट क्रेडिट होगा। देखिए हो सके देखिए यही अमाउंट, यही एंट्री बनेगी आप, कोई बैठेगी ही नहीं अकाउंट के ऊपर। एंट्री को बनाएंगे तो वो अकाउंट के ऊपर स्टे नहीं करेगी। इस तरीके से आपने जो है वो सॉल्व करना है। आगे, आमना's financial year ends on 31st August. The annual rates on her shop are 3000. On 1st September, rates prepaid amounting to 750. Rates paid during the year ended 31st August amounting to 2750. What was the balance brought down on rates on 1st September 2017? अगले साल का ब्रॉड डाउन क्या होगा, कैरी डाउन निकालना है आपने। एनुअल रेट्स ऑन अ शॉप आर 3000। तो इनकम स्टेटमेंट फिगर 3000 दी हुई आपको। साल के शुरू में जो प्रीपेड रेट्स हैं वो 750 हैं और कैश फिगर 2750 है। तो क्लोजिंग आपने निकालना है, यानी आपने इसमें एक्सपेंस अकाउंट बना के क्लोजिंग फिगर जो है फाइंड करनी है। इसको भी आपने कंप्लीट करना है अकाउंट को, और ये इतना मुश्किल नहीं है। ये भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट फिगर दी हुई है आपको, कितनी है 3000। उसके बाद प्रीपेड फिगर दी हुई है वो कितनी है 750। क्लोजिंग क्या है निकालनी है, तो क्लोजिंग यहाँ पे आ जाएगी ना, क्या है, एक्रूड कैरी डाउन आपका आएगा, क्रेडिट बैलेंस आपका आएगा 3000 माइनस 750 2250 आ रहा है 2750। सॉरी, रेट्स पेड कितना है 2750, मैंने गलत लिख दिया, कैश फिगर गलत लिख दिया। कैश फिगर आएगी इधर, यहाँ पर आ जाएगा 2750। तो प्रीपेड आ जाएगा इधर, कैरी डाउन प्रीपेड आ जाएगा, कैरी डाउन